निधि, क्या आप जानती हैं कि 2008 में भारत में टेलीकॉम लाइसेंसेस किस तरह इलीगली एलोकेट हुए थे? ये सिर्फ कंपनियों का खेल नहीं था। इसमें लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान और सिस्टम वाइड फेलियर छुपा था। सच में राकेश, कितना बड़ा नुकसान हुआ? अनुमानित 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा सीएजी रिपोर्ट 2010 में साफ दिखता है। और ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा भी था। मतलब सिर्फ कंपनियां ही नहीं, सरकारी अफसर और मंत्री भी जुड़े थे। हाँ निधि, पार्ट 1 में हम दूरसंचार क्षेत्र और 2G स्पेक्ट्रम की पृष्ठभूमि, लाइसेंसिंग पॉलिसी 1994 टू 2007 और इसके आर्थिक महत्व को देखेंगे। ठीक है राकेश, समझना होगा पॉलिसी क्यों बनी और लूप होल्स कैसे बने। पार्ट 2 में लाइसेंस एलोकेशन 2008 की प्रक्रिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कंट्रोवर्सी और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से जुड़ी अनियमितताओं पर चर्चा करेंगे। पार्ट 3 में फाइनेंशियल एनालिसिस और मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका दिखाएंगे। शेल कंपनीज और इनसाइडर डील्स का पैटर्न। ओ, मतलब पैसा कहाँ गया और कैसे। पार्ट 4 में पॉलिटिकल सिस्टम गठजोड़, मिनिस्टेरियल रोल, पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंटरनल लेटर्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स और मीडिया एक्सपोजर को समझेंगे। पार्ट 5 में जुडिशियल इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट 2012 वर्डिक्ट, सीबीआई कोड 2017 वर्डिक्ट, पॉलिसी रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर नजर डालेंगे। राकेश, मतलब सिर्फ स्कैंडल नहीं, सीख भी है। सही कहानी थी। इस केस से हम सीख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डिजिटल गवर्नेंस कितनी जरूरी हैं। इस घोटाले ने देश को आर्थिक, राजनीतिक और सोशल पर्सपेक्टिव से बदल के रख दिया। ओह, अब मैं समझी कि क्यों हर इन्वेस्टिगेशन और वर्डिक्ट इतना महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि व्यूअर्स, आप भी जुड़ें और जानें कि कैसे स्मॉल पॉलिसी लूप होल पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। निधि, शुरुआत हम अपने देश के दूरसंचार क्षेत्र यानी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के विकास और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की पृष्ठभूमि से करेंगे। इसके लिए हमारे पास ट्राई रिकमेंडेशंस 2007, डीओटी पॉलिसी पेपर्स 1999 और 2003 और भारत सरकार का श्वेत पत्र 2011 मौजूद है। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे नीतियां और तकनीकी विकास एक साथ भारत की दूरसंचार क्रांति का आधार बने। ठीक है राकेश। निधि, 1990 के दशक में भारत में दूरसंचार केवल शहरी केंद्रों तक सीमित था। सरकारी मोनोपोली यानी डीओटी का नियंत्रण लगभग हर सुविधा पर था। ग्रामीण क्षेत्र तक फोन पहुंचना सपना जैसा था। लेकिन 1994 में भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लागू की, जिसमें निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। मतलब 1994 से बदलाव शुरू हुआ? हाँ निधि, और सिर्फ इतना ही नहीं, 1999 में डीओटी ने पॉलिसी पेपर जारी किया। ये दस्तावेज, जिसका शीर्षक है इश्यूज रिलेटिंग टू टेलीकॉम पॉलिसी, स्पष्ट रूप से रेवेन्यू शेयरिंग यानी राजस्व साझेदारी मॉडल को प्रस्तावित करता है। इसका अर्थ ये था कि निजी कंपनियों को लाइसेंस मिलता और वे सरकार को निर्धारित प्रतिशत भुगतान करती। समझा। तो ये मॉडल सरकार के लिए एक नियमित आय का जरिया था। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। 2001 में पहली बार 2G स्पेक्ट्रम यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड की दरें तय हुई। निधि, स्पेक्ट्रम यानी हवा में चलने वाली तरंगें मोबाइल और इंटरनेट जैसी सेवाओं का आधार हैं। अगर दरें कम तय हों तो सरकार का राजस्व प्रभावित होगा। तो 2G सिर्फ तरंगे नहीं थी, ये तो एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन था। बिल्कुल सही कहा निधि। 2G स्पेक्ट्रम आर्थिक और तकनीकी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसकी कीमत और वितरण सीधे देश की दूरसंचार विकास योजना और निवेशकों की रणनीति पर असर डालती थी। अच्छा, और 2003 में क्या हुआ? 2003 में डीओटी ने एक नया पॉलिसी पेपर जारी किया। इसमें कुछ टेक्निकल बदलाव और लाइसेंस वितरण की नई प्रक्रिया सुझाई है। लेकिन निधि, 2007 आते आते स्थिति बदल गई। ट्राई रिकमेंडेशंस 2007, जो अगस्त 2007 में जारी हुई, ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्पेक्ट्रम को नीलामी यानी
ऑक्शन के जरिए बेचना चाहिए ताकि उसका सही मार्केट मूल्य मिल सके। मतलब नीलामी से पैसा ज्यादा मिलेगा और प्रक्रिया पारदर्शी होगी। हाँ निधि, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश थी। लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, जिसके मंत्री श्री ए राजा थे, उन्होंने इस सिफारिश को अनदेखा कर दिया और उन्होंने पहले हाँ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फिफो नीति को ही जारी रखने का फैसला किया। यही वो समय था जब शुरुआती संकेत मिलने लगे कि नीति और प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। ओह, मतलब 2007 में ही ट्राई ने चेतावनी दे दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हाँ निधि, और यही वो दौर था जहां नीति, प्रशासनिक निर्णय और तकनीकी विकास का मिश्रण धीरे धीरे विवाद का बीज बन गया। अगर हम क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखें तो 1999 के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल से लेकर 2007 की ट्राई ऑक्शन रिकमेंडेशन तक की टाइमलाइन में हर कदम ने 2G घोटाले की नींव रखी। ठीक है राकेश, मुझे याद है आपने कहा था कि 1999 में रेवेन्यू शेयरिंग आया। अब वो भी काम नहीं आया? सही याद किया निधि। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल और 2003 की नीति टेक्निकल गाइडलाइन थी, लेकिन 2007 में ट्राई की स्पष्ट सिफारिश के बावजूद वो जरूरी बदलाव ऑक्शन पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यही कारण था कि कुछ कंपनियों ने पहले सूचना प्राप्त की और बाद में लाभ उठाया। मतलब पहले तैयारी बाद में फायदा। हाँ निधि, यही मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीके की जड़ थी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि जनवरी 2008 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नीति ने कैसे 122 लाइसेंस एक ही दिन में देकर पूरा खेल को बदल दिया। ओह, अब मैं समझना चाहती हूँ कि ये लाइसेंस कैसे बांटे गए। ठीक है निधि, लेकिन याद रखो क्रोनोलॉजिकल फ्लो बनाए रखना जरूरी है। 2007 की ट्राई की सिफारिश को नजरअंदाज करना वो महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने आगे आने वाले घोटाले का रास्ता साफ कर दिया। निधि, पिछले पार्ट में हमने देखा कि 1994 से 2007 तक की दूरसंचार नीति और तकनीकी विकास ने आधार तैयार किया। अब हम 2008 की लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विवाद पर चर्चा करेंगे। सीएजी रिपोर्ट नंबर 19 ऑफ 2010-2011 साफ तौर पर कहती है कि इसी प्रक्रिया से सरकार को अनुमानित 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो इस समय के रक्षा बजट के बराबर का आंकड़ा है राकेश। हाँ निधि, और ये केवल एक अनुमान नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च लेखा संस्था कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑडिटेड फाइनेंशियल एनालिसिस का ठोस निष्कर्ष था। दरअसल 2008 में दूरसंचार मंत्रालय, जिसके मुखिया तत्कालीन मंत्री श्री ए राजा थे, उन्होंने 122 नए 2G लाइसेंस जारी किए, लेकिन ट्राई की 2007 की सलाह को नजरअंदाज करके उन्हें नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ नीति से बांटा गया। मतलब जो जल्दी आवेदन करता उसे लाइसेंस मिल जाता। लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई? बिल्कुल, और निधि केवल यही नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को आवेदन प्रक्रिया से पहले ही अंदरूनी सूचना प्राप्त हो गई थी। सीबीआई की 2011 की चार्जशीट में स्पष्ट उल्लेख है कि कई प्राइवेट कंपनियों को मिनिस्ट्री के इंटरनल नोट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए पहले 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की तारीख और शर्तों का पता चल गया था। ओह, तो ये सीधे सीधे इनसाइडर इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग था। हाँ, बिल्कुल, और इसका प्रभाव आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बहुत बड़ा था। नीचे में तुम्हें कुछ प्रमुख कंपनियां और उनकी आवेदन तारीखें बताता हूं जो सीएजी और सीबीआई के दस्तावेज में दर्ज हैं। स्वान टेलीकॉम आवेदन 9 जनवरी 2008, लूप टेलीकॉम आवेदन 9 जनवरी 2008, श्याम टेलीलिंक आवेदन 10 जनवरी 2008, एटिसाट डीबी टेलीकॉम आवेदन 11 जनवरी 2008। निधि कैग रिपोर्ट 2010 के अनुसार इन कंपनियों ने लाइसेंस फीस केवल 2001 की दरों पर जमा की, जबकि 2008 में मार्केट वैल्यू काफी अधिक थी। इसी अंतर से सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा हुआ। इतना बड़ा नुकसान और कोई रोक क्यों नहीं सका? क्या कोई अधिकारी आवाज नहीं उठा रहे थे? सही कहा निधि, यह विवाद केवल आर्थिक नहीं था। राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम के हस्तक्षेप ने इसे और जटिल बना दिया।
कुछ अधिकारियों ने इंटरनल कम्युनिकेशन में संकेत दिए थे कि प्राइवेट कंपनियों को जल्दी सूचना मिल रही थी, लेकिन फॉर्मल एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कुछ लोग फायदे के लिए पूरे सिस्टम का फायदा उठा रहे थे। हाँ निधि, यही इस घोटाले का असली पैमाना है। आर्थिक नुकसान, नीति का दुरुपयोग और इनसाइडर एडवांटेज। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक केस सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं थी और इसमें गंभीर अनियमितताएं थीं। अच्छा राकेश, क्या कुछ कंपनियों ने ज्यादा लाइसेंस लिए थे और फिर उन्हें बेच दिया था? हाँ, यही तो सबसे बड़ा मॉडस ऑपरेंडी था। उदाहरण के लिए स्वान टेलीकॉम ने लाइसेंस मिलने के बाद बिना एक भी कस्टमर के अपनी 45% हिस्सेदारी यूएई की कंपनी एटिसाट को 4,500 करोड़ रुपए में बेच दी। इससे साफ जाहिर होता है कि लाइसेंस का असली मार्केट वैल्यू कितना ज्यादा था। कैग रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि इस तरह की एलोकेशन से मार्केट डिस्टॉर्शन हुआ और छोटी ऑपरेटर्स को एंट्री मुश्किल हुई। मतलब सिर्फ फायदा लेने वाली कंपनियां ही बढ़ीं, आम जनता पे क्या असर पड़ा? नहीं निधि, सिर्फ इतना ही नहीं। इस गलत एलोकेशन पॉलिसी ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को लंबे समय के लिए प्रभावित किया। नेटवर्क विस्तार धीमा हुआ क्योंकि लाइसेंस असली ऑपरेटर्स के पास नहीं थे। इन्वेस्टर विश्वास कमजोर हुआ क्योंकि मार्केट पारदर्शी नहीं रहा, और सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, जिसका असर विकास के अन्य कार्यों पर पड़ा। मतलब आम जनता भी इनडायरेक्टली प्रभावित हुई। हाई टैरिफ्स और खराब नेटवर्क की कीमत हमें चुकानी पड़ी। बिल्कुल सही। महंगे कॉल चार्जेस और टेलीकॉम ग्रोथ के शुरुआती उत्साह में बाधा आई। इस पूरी घटना का पैमाना केवल 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं था, बल्कि पॉलिसी, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर उठे सवालों का था। राकेश, मैं याद करती हूँ आपने पार्ट 1 में बताया था कि 2007 में ट्राई ने नीलामी की सलाह दी थी, तो मिनिस्ट्री ने इसे इग्नोर कर दिया। यही मुख्य वजह बनी। सही याद किया निधि, यही वो महत्वपूर्ण मोड़ था। ट्राई की सलाह को नजरअंदाज करके और 25 जनवरी 2008 को एफसीएफएस के आधार पर लाइसेंस जारी करके घोटाले को औपचारिक रूप दे दिया गया। नीति और इंटरनल कम्युनिकेशन में अंतर ने अपॉर्चुनिस्टिक कंपनियों का फायदा दिया। और सीबीआई ने कब और क्या कार्रवाई की? सीबीआई ने 21 अक्टूबर 2009 को एफआईआर दर्ज की और अप्रैल 2011 में अपनी पहली चार्जशीट दायर की। इसमें लगभग 14 प्रमुख व्यक्ति और कंपनियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें श्रीमंत्री ए राजा और कई सीनियर अधिकारी शामिल थे। लेकिन घोटाले का पैमाना इतना बड़ा था कि न्याय प्रक्रिया लंबी और जटिल हो गई। मतलब ये घोटाला केवल कुछ लोगों का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरी सिस्टम फेलियर थी। बिल्कुल नहीं। इसमें नीतिगत दोष, प्रशासनिक ओवरसाइट और निजी लाभ का जाल बिछा हुआ था। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 में कहा कि एलोकेशन पूरी तरह से इर्रेगुलर, आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब समझा कि इस घोटाले की उत्पत्ति और पैमाना दोनों क्यों इतने बड़े हैं। हाँ निधि, और याद रखो, क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस हमें बताती है कि हमने 1994 से 2007 तक की नीतियां और 2008 की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रक्रिया सीधे जुड़ी हुई थी। सीएजी रिपोर्ट 2010 में फाइनेंशियल ऑडिट के जरिए स्पष्ट किया गया कि गवर्नमेंट लॉस, इनसाइडर एडवांटेज और पॉलिसी फेलियर ने मिलकर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को जन्म दिया। ठीक है राकेश, मुझे अब पार्ट 3 में वित्तीय विश्लेषण और मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका जानना है। बिल्कुल निधि, अगले पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह घोटाले में पैसा चला गया और तकनीकी लूप होल्स का लाभ उठाया गया। यही क्रोनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमें बताएगी कि कैसे एक नीतिगत विफलता, पॉलिसी फेलियर ने इतने भारी आर्थिक नुकसान को जन्म दिया। निधि, पिछले पार्ट में हमने देखा कि 2008 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नीति ने लाइसेंस आवंटन में कैसे अनियमितताएं पैदा की। अब हम वित्तीय विश्लेषण और घोटाले की कार्यप्रणाली यानी मोडस ऑपरेंडाई पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे पास सीएजी फाइनेंशियल ऑडिट 2010, कंट्रोलर जनरल एनालिसिस सेक्शन बी और सीबीआई चार्जशीट एनेक्स्चर में शामिल डीओटी इंटरनल फाइल नोटिंग्स हैं। ठीक है राकेश, मुझे विस्तार से समझाइए कि पैसा कैसे और कहां चला गया। निधि, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 2008 में 2G लाइसेंस 2001 की दरों पर जारी किए गए।
मतलब जो कीमत 2008 में मार्केट वैल्यू के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, उसे मात्र कुछ 100 करोड़ रुपए में दे दिया गया। सीएजी रिपोर्ट नंबर 19 सेक्शन 20 स्पष्ट रूप से कहती है कि इस अंडर प्राइसिंग से सरकारी खजाने को अनुमानित 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना बड़ा फाइनेंशियल गैप? ये तो एक पूरे राज्य का सालाना बजट हो सकता है। हाँ निधि, और समझो कि ये केवल अर्थमेटिक लॉस नहीं था, ये एक सोची समझी नीतिगत विफलता यानी पॉलिसी फेलियर और इनसाइडर नॉलेज का परिणाम था। ऑथेंटिक प्रूफ नंबर 2, सीबीआई चार्जशीट एनेक्शन में दर्ज डीओटी इंटरनल फाइल नोटिंग साबित करती हैं कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को लाइसेंस आवंटन की तारीख और शर्तों की पहले से जानकारी थी। इन कंपनियों ने इस जानकारी का इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिक टेलीकॉम सर्कल्स के लिए आवेदन किया, जिससे उनका मुनाफा अधिकतम हुआ। मतलब ये सिर्फ एक त्रुटि नहीं बल्कि एक प्लान्ड लीकेज थी। बिल्कुल, और इस पूरी योजना को और भी जटिल बनाता है बेनामी और शेल कंपनियों का खेल। कुछ लाइसेंस धारकों ने अपनी असली पहचान छुपाकर शेल कंपनियों के जरिए लाइसेंस हासिल किए और फिर बाजार में उन्हें बड़े मुनाफे पर बेच दिया। इस तरह बड़े निवेशकों ने छोटे पैमाने पर लाइसेंस खरीदे, लेकिन हाई वैल्यू एरियाज में ऑपरेट करके भारी मुनाफा कमाया। ओह, मतलब पैसा सीधे सरकारी खजाने से बाहर निजी जेबों में गया। हाँ निधि, बिल्कुल सही। और ध्यान दो, सीएजी फाइनेंशियल ऑडिट में ये भी दिखाया गया कि लाइसेंस फीस केवल 2001 की दरों पर जमा हुई, जबकि 2008 में टेलीकॉम सेक्टर विस्फोटक वृद्धि पर था। इस जानबूझकर की गई अंडर प्राइसिंग ने आर्थिक नुकसान को और बढ़ा दिया। और शेयर ट्रेडिंग के पैटर्न क्या थे? क्या लाइसेंस मिलते ही कंपनियों का मूल्य बढ़ गया? बिल्कुल सही पकड़ा निधि। सीबीआई चार्जशीट अनेक्जर में स्वैन टेलीकॉम का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने लाइसेंस मिलने के बाद बिना एक भी ग्राहक के अपनी 45% हिस्सेदारी यूएई की कंपनी एतिसैलाट को लगभग 4,500 करोड़ रुपए में बेच दी। इससे साफ जाहिर होता है कि लाइसेंस का असली बाजार मूल्य कितना ज्यादा था, जबकि उन्होंने इसे सरकार से सिर्फ सैकड़ों करोड़ में ही हासिल किया था। मतलब ये केवल लाइसेंस आवंटन का खेल नहीं था, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल मैनूवरिंग भी था। बिल्कुल निधि, और इसे समझने के लिए हम मोडस ऑपरेंडी के चरणों को देखें। स्टेप 1, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों से 25 जनवरी 2008 को एफसीएफएस के तहत लाइसेंस जारी होने की जानकारी पहले ही हासिल कर ली गई। स्टेप 2, लो प्राइस एक्विजिशन। स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक वायरलेस जैसी कंपनियों ने 2001 की पुरानी दरों पर लाइसेंस हासिल किए। स्टेप 3, वैल्यू इन्फ्लेशन। लाइसेंस मिलने के तुरंत बाद विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप डील्स के जरिए कंपनी का बाजार मूल्य बढ़ाया गया। स्टेप 4, विंडफॉल प्रॉफिट। शेयर बेचकर या स्पेक्ट्रम को रीसेल करके भारी मुनाफा कमाया गया। ओह, अब समझ आया कि मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका कितना सुनियोजित था। और निधि, सीएजी के फाइनेंशियल ऑडिट में यह भी दिखाया गया कि लाइसेंस फीस और बाजार मूल्य के बीच लगभग 10 से 12 गुना का अंतर था। इस गैप ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को अप्रत्याशित यानी विंडफॉल लाभ दिया, जिसका भुगतान देश के खजाने ने किया। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी लूपहोल नहीं बल्कि सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था। सही कहा मिधि, और याद रखो कि इंटरनल नोट्स, शेल कंपनीज और रीसेल पैटर्न्स ने मिलकर इस घोटाले को इतने बड़े पैमाने पर पहुंचाया कि केवल 14-15 मुख्य आरोपी ही नहीं बल्कि पूरा टेलीकॉम इकोसिस्टम प्रभावित हुआ। सीएजी रिपोर्ट के सेक्शन बी में फाइनेंशियल एनालिसिस के जरिए ये साबित किया गया कि ये नुकसान केवल थियोरेटिकल नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक प्रभाव था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को झटका दिया। अच्छा राकेश, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि राजनीतिक सिस्टम गठजोड़ और जांच कैसे हुई। बिल्कुल निधि, पार्ट 4 में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन, मिनिस्ट्री ओवरसाइट और सीबीआई और ईडी एजेंसीज ने कैसे इस घोटाले को उजागर किया। हम 2 फरवरी 2012 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद की कार्यवाही पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखो, क्रोनोलॉजी और डेटा इंटेग्रिटी हमें हर स्टेप पर मेंटेन करनी है। निधि,
पिछले पार्ट में हमने देखा कि 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका क्या था। अब हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम नेक्सस और इन्वेस्टिगेशन, यानी किस तरह सरकारी मशीनरी, मंत्री और संसद ने इस घोटाले पर प्रतिक्रिया दी। दाव, मतलब ये सिर्फ कुछ कंपनियों का खेल नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर का एक गठजोड़ था। बिल्कुल नहीं निधि, इस घोटाले में तत्कालीन संचार मंत्री श्री ए राजा की भूमिका बहुत ही निर्णायक रही। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2013 साफ तौर पर कहती है कि मिनिस्टर ने लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया में कई विवादास्पद निर्णय लिए, जिनसे पारदर्शिता पूरी तरह से समझौता हुआ। ओहो, क्या मिनिस्टर खुद सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे? जेपीसी रिपोर्ट और सीबीआई जांच से यही संकेत मिलता है कि मिनिस्टर ने पॉलिसी डिसीजंस पर निर्णायक प्रभाव डाला। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी को 25 सितंबर 2007 की तारीख से लागू करवाना, जबकि ट्राई ने नीलामी की सिफारिश की थी। इंटरनल नोट्स और डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस को अप्रूव करना, जिनसे चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाया। सर्टन कंपनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, जैसे स्वान टेलीकॉम और यूनिटेक वायरलेस। मतलब सिर्फ पॉलिसी लूपहोल नहीं, बल्कि सोची समझी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी थी। हाँ निधि, और ये इंटरफेरेंस पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डीओटी के बीच हुए पत्राचार में साफ झलकता है। ऑथेंटिक प्रूफ नंबर 2, लोकसभा डिबेट रिकॉर्ड्स 2011 से 12 में मेंशन है कि कई ऑफिशियल लेटर्स और मेमोज में अर्जेंट अप्रूवल और प्रायोरिटी प्रोसेसिंग जैसे शब्द यूज हुए, जो दबाव की ओर इशारा करते हैं। मतलब ये सब इंटरनल प्रेशर का नतीजा था। हाँ निधि, और इसी वजह से संसद में हंगामा हुआ और जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच शुरू हुई। जेपीसी रिपोर्ट 2013 ने इस बात पर जोर दिया कि एलोकेशन प्रोसीजर पूरी तरह से इर्रेगुलर था और कई हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स और कंपनीज इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े थे। अच्छा, तो मीडिया ने इस पूरे नेक्सस को उजागर करने में क्या भूमिका निभाई? मीडिया ने इस घोटाले को पब्लिक तक पहुंचाने और जनता का विश्वास जगाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। द हिंदू के इन्वेस्टिगेटिव सीरीज 2011-12 ने लाइसेंस आवंटन में अनियमितताओं और इनसाइडर एडवांटेज की विस्तृत कवरेज दी, जिसने देश का ध्यान खींचा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई आर्टिकल्स में मिनिस्टर और प्राइवेट कंपनीज के गहरे लिंक्स हाईलाइट किए। मतलब मीडिया के जरिए ही जनता को इस भीमकाय घोटाले का पता चला। हाँ, इसी मीडिया एक्सपोजर के बाद संसद में जोरदार बहसें शुरू हुई। लोकसभा डिबेट रिकॉर्ड 2011 में देखा गया कि ऑपोजिशन ने मिनिस्टर ए राजा और डीओटी ऑफिशियल्स पर सीधे सवाल उठाए और एक फॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। और जेपीसी की जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या थे? जेपीसी रिपोर्ट 2013 में यह स्पष्ट है कि एलोकेशन प्रोसीजर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था और इसे जानबूझ के तोड़ा मरोड़ा गया। मिनिस्टर ए राजा और सर्टेन डीओटी ऑफिशियल्स की भूमिका हाईली कंट्रोवर्शियल और दोषपूर्ण थी। मल्टीपल कंपनीज ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और इनसाइडर इंफॉर्मेशन का लाभ उठाया। आर्थिक नुकसान और गवर्नेंस फेलियर का प्रमुख कारण यही नेक्सस था। मतलब सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निगरानी करने वाले सिस्टम पर भी सवाल उठे। बिल्कुल सही निधि। जेपीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि इस घोटाले ने जनता के सरकारी संस्थानों पर भरोसे को गहरा ठेस पहुंचाया। साथ ही पार्लियामेंट में कई रिकमेंडेशंस दी गई ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके, जैसे स्पेक्ट्रम आवंटन में और अधिक पारदर्शिता। राकेश, क्या कोई ठोस लीगल एक्शन हुआ? क्या किसी को सजा मिली? हाँ निधि, एक लंबे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। सीबीआई ने 21 अक्टूबर 2009 को एफआईआर दर्ज की और आरोपी ऑफिशियल्स और कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ चार्जेस लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को एक ऐतिहासिक फैसले में सभी 122 2G लाइसेंस को रद्द कर दिया, उन्हें इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की दृष्टि से मिनिस्टर ए राजा को 14 नवंबर 2010 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और जुडिशरी ने भी इस घोटाले को गंभीरता से एड्रेस किया। और निधि, ये पूरी घटना ये दिखाती है कि पॉलिटिकल सिस्टम, मिनिस्टीरियल इंटरवेंशन और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मिलकर इन्वेस्टिगेशन का फ्रेमवर्क बनाते हैं। पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंटरनल कम्युनिकेशंस, लोकसभा डिबेट्स, मीडिया एक्सपोजर, जेपीसी रिपोर्ट, ये सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलकर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का एक ऑर्डर ट्रेल प्रोवाइड करते हैं। मतलब पब्लिक अवेयरनेस और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़े। हाँ निधि, मीडिया कवरेज, पार्लियामेंट्री डिबेट्स और जेपीसी रिपोर्ट ने पब्लिक को इन्फॉर्म्ड और सजग किया।
और यही रीज़न है कि इन्वेस्टिगेशन इतनी डिटेल्ड और क्रोनोलॉजिकल है। हर स्टेप पर फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंगल डॉक्यूमेंटेड है। ओहो, अब मुझे समझ आया कि 2G घोटाला केवल लाइसेंस एलोकेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सिस्टम वाइड इम्पैक्ट था जिसने राजनीति, नौकरशाही और न्यायपालिका सभी को हिलाकर रख दिया। सही कहानी दी। यही कारण है कि अगले यानी कि हमारे पार्ट 5 और अंतिम पार्ट में हम जुडिशियल एक्शन के विस्तार, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस और पब्लिक लर्निंग पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अदालत के निर्णय देश की टेलीकॉम पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग पर कैसा गहरा असर डाला। थैंक यू राकेश। निधि, पिछले पार्ट में हमने पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मीडिया एक्सपोजर के माध्यम से 2G घोटाले की जांच को समझा। अब हम देखेंगे जुडिशियल एक्शन, यानी अदालत की प्रक्रिया और इस घोटाले के दीर्घकालिक प्रभाव। राकेश, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सबसे पहला बड़ा फैसला कब दिया? निधि, इस मामले में सबसे ऐतिहासिक फैसला 2 फरवरी 2012 को आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिसेस GS सिंघवी और AK गैंगुली की बेंच ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि 122 लाइसेंसेस इल्लीगल तरीके से एलोकेट किए गए थे और इन्हें तुरंत रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2012 में साफ लिखा है कि ये एलोकेशन आर्बिट्ररी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था। पाओ, मतलब 122 लाइसेंसेस एक झटके में कैंसिल हुए। इसका टेलीकॉम सेक्टर पर क्या असर हुआ? हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका था और इसका फाइनेंशियल, कॉरपोरेट और गवर्नेंस इकोसिस्टम पर तत्काल और गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया कि भविष्य में स्पेक्ट्रम एलोकेशन केवल ऑक्शन बेस्ड मॉडल के थ्रू ही होगा। इसी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में इसी सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया। राकेश, और CBI की ट्रायल कोर्ट में मामला कब तक चला? क्या किसी को सजा हुई? ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई थी निधि। आखिरकार 21 दिसंबर 2017 को CBI स्पेशल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। CBI स्पेशल कोर्ट जजमेंट 2017 में पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर A राजा और DMK MP कनिमोझी समेत कुछ एक्यूज्ड एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल्स को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी यानी गिल्टी पाया गया। हालांकि बाद में कुछ आरोपियों को उच्च न्यायालय में जमानत मिल गई, लेकिन ये वर्डिक्ट ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के आरोप गंभीर थे। मतलब जुडिशियल सिस्टम ने अंततः अकाउंटेबिलिटी तो स्थापित की। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि भारत की न्यायपालिका ने एग्जीक्यूटिव और कॉरपोरेट मिसकंडक्ट पर अंकुश लगाने की कोशिश की। साथ ही पॉलिसी सुधारों में एक बड़ा बदलाव आया। 2012 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नवंबर 2012 में पहली बार ट्रांसपेरेंट स्पेक्ट्रम ऑक्शन शुरू हुई, जिससे लाइसेंस एलोकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो गई। और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर इसका क्या असर पड़ा? निधि, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और ग्लोबल टेलीकॉम सेक्टर ऑब्जर्वर्स ने इस पूरे घोटाले को बहुत क्लोजली देखा। शुरुआत में भारत की कॉरपोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की क्रेडिबिलिटी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रॉन्ग स्टांस और नए ऑक्शन बेस्ड पॉलिसी ने धीरे धीरे विश्वास को रिस्टोर करना शुरू कर दिया। ये मैसेज गया कि सिस्टम में सुधार की क्षमता है। मतलब सबसे बड़ी सीख ये है कि ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। सही कहा निधि। और इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस और रोबस्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क से ऐसी अनियमितताओं को भविष्य में रोका जा सकता है। आज का नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2022 जो डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाता है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट ट्रेल्स पर जोर दिया गया है, जिसकी नींव 2012 के इन रिफॉर्म्स में रखी गई थी। राकेश, क्या इस पूरी जद्दोजहद का आम जनता को कोई ठोस फायदा हुआ? हाँ निधि, लॉन्ग टर्म व्यू में कई फायदे हुए। ऑक्शन बेस्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन से टेलीकॉम सेक्टर और अधिक कंपेटिटिव और एफिशिएंट हुआ। कंज्यूमर्स को बेटर नेटवर्क सर्विसेज और कंपेटिटिव लोअर टैरिफ्स मिले। सबसे बड़ी बात, गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट धीरे धीरे रिस्टोर हुआ। ये जानकर कि सिस्टम में सुधार हो सकता है।
मतलब सिर्फ लीगल एक्शन नहीं बल्कि एक ब्रॉडर सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखा गया। बिल्कुल। और याद रखो निधि, 2G स्कैम सिर्फ 1.76 लाख करोड़ का फाइनेंशियल लॉस नहीं था। ये एक कॉम्प्लेक्स इवेंट था जिसमें गवर्नेंस फेलियर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जुडिशियल इंटरवेंशन, पॉलिसी रिफॉर्म, इन सभी ने मिलकर भारत के लोकतांत्रिक इकोसिस्टम के लिए एक पावरफुल लर्निंग मॉडल तैयार किया। अब समझ आया कि जुडिशियल एक्शन, पॉलिसी रिफॉर्म और पब्लिक अवेयरनेस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही कहा निधि। इसलिए पार्ट 5 का मेन फोकस यही है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2012 ने 122 लाइसेंसेस कैंसिल करके एक मिसाल कायम की। सीबीआई कोर्ट वर्डिक्ट 2017 ने यह दिखाया कि अकाउंटेबिलिटी की प्रक्रिया लंबी चल सकती है लेकिन चलती है। पॉलिसी रिफॉर्म 2012 ऑनवर्ड्स ने एक नए युग की शुरुआत की। पब्लिक और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने का काम शुरू हुआ। सीख मैंने ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ही भविष्य का रास्ता है। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए ये केस एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन गया है। हाँ निधि, बिल्कुल। ये केस स्टडी है कि रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल ओवरसाइट कितनी महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों जरूरी हैं, डिजिटल टूल्स और ऑडिट ट्रेल्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं। मतलब 2G सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि एक सुधार की ओर ले जाने वाला लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी था। बिल्कुल सही कहा निधि। और यही कारण है कि हम इसे इतने डिटेल में समझ रहे हैं। 2G स्कैम ने फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और गवर्नेंस इकोसिस्टम में जो गैप्स दिखाए, उन्हें सुधारने के लिए जुडिशियल एक्शन, पॉलिसी रिफॉर्म और पब्लिक अवेयरनेस तीनों क्रूशल साबित हुए। अब पूरा पिक्चर क्लियर है। इसकी शुरुआत एक पॉलिसी डिसीजन से हुई और इसने अंत तक सिस्टम को मजबूत बनाने का रास्ता दिखाया। एकदम सही निधि। इस पार्ट 5 के साथ हमने जुडिशियल वर्डिक्ट्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और नेशनल लर्निंग पर चर्चा पूरी की। इस केस से यही सीखना है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस ही किसी देश की डेमोक्रेसी और इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। यही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सार है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन और 2G स्कैम की पूरी कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे और भी डीप डाइव केसेस देख सकें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।